हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और आज का टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोल इज नॉट इजी टू एक्सक्लूड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन्ड। थ्योरी में अगर देखा जाए तो कोल को रिप्लेस करने की बात चल रही है, बट इज इट इजी? क्योंकि इंडिया का मेजर एनर्जी जो है वो कोल से डिराइव होता है और अभी भी और COP28 में फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बात की जा रही है। ये आर्टिकल इसी से रिलेटेड है कि हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, कोल को अपने एनर्जी सोर्सेज से फेज आउट करना अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल को हम समझते हैं। पहले इस आर्टिकल को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इंडिया के एनर्जी बास्केट को हम देखते हैं। इंडिया का एनर्जी बास्केट हम लेके चलते हैं। इंडियाज एनर्जी बास्केट। इंडिया के एनर्जी बास्केट की जब हम बात करेंगे तो हम यहां पे बात करें वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे इंडिया एनर्जी डिराइव करता है। इट्स कोल, ठीक है, इट्स न्यूक्लियर, इट्स सोलर, इट्स विंड एंड इट्स थर्मल, ठीक है, या फिर एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी रिन्यूएबल सोर्सेज में आ जाएगा। सो अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी तक 55 to 60% जो एनर्जी है वो हम कोल बेस्ड पावर प्लांट से लेते हैं। कोल फायर्ड पावर प्लांट से हम एनर्जी डिराइव करते हैं। न्यूक्लियर से हम सिर्फ 2% एनर्जी डिराइव करते हैं, जिसको हम 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं, यानी 6% बाय 2032। 2032 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी को 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं। दैट इज आवर कमिटमेंट। सोलर एनर्जी जो है उसके बारे में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस रन किया है। विंड एनर्जी जो है उसकी बात करी है और इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि 500 गीगावाट एनर्जी जो है, 500 गीगावाट एनर्जी हम रिन्यूएबल सोर्सेस से, 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी हम रिन्यूएबल सोर्सेस से हम डिराइव करेंगे बाय 2030 और हमने इसमें बहुत सा अचीवमेंट भी किया हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और कमिटमेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, एंड दैट कमिटमेंट इज नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो टारगेट जो है उसको हम अचीव करेंगे बाय 2070। यानी कि नेट जीरो टारगेट का मतलब क्या है कि हम उतना ही कार्बन प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम फिर से अब्सॉर्ब कर सके, जिसको हम फिर से कंट्रोल कर सके। तो हमारा कार्बन का जितना इमिशन होगा उतना ही कार्बन का अब्सॉर्प्शन भी होगा। यही है नेट जीरो इमिशन बाय 2070। इस दिशा में इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया ने और भी बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, सच एज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इंडिया को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पे प्रमोट करना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हमने लॉन्च किया है। दूसरा हमने लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, ईवी पॉलिसी को हम जम के प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तीसरा हमने विंड एंड सोलर एनर्जी के लिए इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस हमने लिया है। उसके अलावा हमने अभी बायोफ्यूल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस ज्वाइन किया है। बायोफ्यूल अलायंस ज्वाइन किया है और इथेनॉल ब्लेंडिंग को एटलीस्ट 20% हम टारगेट कर रहे हैं कि अपने फ्यूल में हम 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। इथेनॉल हम ब्लेंड करने में लगे हैं। उसके अलावा हम न्यूक्लियर पावर को भी, न्यूक्लियर पावर में स्मॉल मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर, स्मॉल मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। यह सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। तो आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ट्राइंग टू अचीव इट्स टारगेट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में इंडिया बिना कोल के अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे ले जा सकता है? अगर हम कोल की बात बोलें तो अभी COP28 में जो मीटिंग चल रही है, COP28 में जो सबसे बड़ा मुद्दा है लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड को हमने ऑपरेशनलाइज कर लिया है। लॉस एंड डैमेज फंड को हमने ऑपरेशनलाइज किया है। उसमें सबसे बड़ी डिमांड चल रही है कि फॉसिल फ्यूल को फेज आउट किया जाए, फॉसिल फ्यूल को फेज आउट किया जाए या फेज डाउन किया जाए। अब क्वेश्चन यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज, क्या वाकई में कंट्रीज लाइक चाइना, क्या कंट्रीज लाइक चाइना और इंडिया बिना फॉसिल फ्यूल के, फॉसिल फ्यूल को पूरा फेज आउट कर सकते हैं? क्या फॉसिल फ्यूल को फेज आउट कर पाएंगे? यह पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। और इसी से रिलेटेड आर्टिकल है कि कोल इज नॉट इजी टू एक्सक्लूड फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आगे चलते हैं। ये पूरा हमने ब्यौरा आपको दिया है। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी की बात बोले तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी सोर्सेज में फॉसिल फ्यूल में, जिसमें ऑयल, कोल और गैस आता है,
80% ऑफ द वर्ल्ड का टोटल एनर्जी इन फॉसिल फ्यूल से जनरेट होता है। तो सवाल ही पैदा नहीं है कि इतनी जल्दी हम फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर देंगे। दूसरा, 2022 की अगर बात बोले तो वर्ल्ड लेवल पे ऑयल से 30%, कोल से 27%, गैस से 23%, सोलर और विंड एनर्जी से कंबाइंड सिर्फ 2.4% एनर्जी हमने जनरेट किया है वर्ल्ड लेवल पे। ओनली 2.4% ऑफ एनर्जी। पर कैपिटा एनर्जी अगर इंडिया की बात बोले तो 37% ग्लोबल एवरेज, 26% ऑफ चाइनाज पर कैपिटा एनर्जी। ठीक है, तो अगर पर कैपिटा एनर्जी का मतलब क्या है? एक्सेस टू एनर्जी। ग्लोबल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इंडिया में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ओनली 37% है। अगर हम एनर्जी सोर्सेस की अगर बात बोले तो सिर्फ सोलर और विंड से हम 2.5% एनर्जी जनरेट करते हैं। वर्ल्ड लेवल की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल ब्रेकडाउन। सो ऐसे कंडीशन में जब हम इतना बड़ा डिपेंडेंस है हमारा फॉसिल फ्यूल पे, तो क्या वाकई में इसको फेज आउट कर सकते हैं इतने शॉर्ट टाइम में? नाउ, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल कंट्रीब्यूशन जो है, टोटल यानी हम सोलर की बात कर ले, विंड की बात करें, हाइड्रो की बात कर ले, इन सारे पावर्स को लेके टोटल एनर्जी जनरेशन सिर्फ 10.4% है। कोल फायर्ड पावर प्लांट से हम 74%, मेरा डेटा गलत था, 74% एनर्जी कोल फायर्ड पावर प्लांट से हम 74% एनर्जी जनरेट करते हैं। अगर हम नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान प्रोजेक्ट की बात बोले तो थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी जो है वो 259 से 262 गीगावाट पहुंचने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। यानी कि हम कितना भी प्रोपेगेट करें, कोल इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस टू बी फेज्ड आउट। नाउ, इमिशन और डेवलपमेंट की बात करें, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, वी हैव माइल्स टू गो। और इस माइल्स टू गो जाने के लिए इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी के सोर्सेस की जरूरत है। तो इमिशन एंड डेवलपमेंट नीड्स की अगर बात बोले तो इंडिया का वर्ल्ड में इमिशन की अगर बात बोले तो इट्स नॉट मच। इंडिया डजंट हैव सो मच ऑफ इमिशन इन कंपैरिजन। यूरोप का टोटल इमिशन 31% है, यूएस का 24% है और चाइना 14.4% है, जो कि बिगेस्ट पॉल्यूटर्स हैं। और इंडिया के अगर ग्लोबल इमिशन की बात बोले तो ओनली 3.3%, 1750 से 2021 तक देखा जाए। तो इंडिया शुड नॉट बी विक्टिमाइज्ड। नाउ, डेवलपमेंट नीड्स की अगर बात बोले तो सबसे पहले 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में है और इसके लिए और इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। वी हैव माइल्स टू गो, वी आर नॉट डेवलप्ड येट। हमारे पास 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 17% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। इस कंडीशन में हमारे पास रिलायबल एनर्जी सोर्सेस का होना बहुत जरूरी है। नाउ, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन फॉर कोल इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। क्या कोल के पॉल्यूशन, कोल से होने वाले पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं? क्या फैक्ट्री की चिमनियों में हम फिल्टर लगा सकते हैं? क्या हम कोल को डीसल्फराइज कर सकते हैं, कोल को वॉश करके यूज कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कोल से होने वाले पॉल्यूशन को कम कर सके? देखते हैं। नाउ, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट्स के एफिशिएंसी को इंप्रूव करना होगा, न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ाना होगा और स्टोरेज को पंप करने का, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी होगी। दूसरा क्या कर सकते हैं? बैटरी स्टोरेज चैलेंजेस। सबसे पहले इंडिया में जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं, क्योंकि जब बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो ज्यादा समय तक चीज एनर्जी को हम कंज्यूम कर पाएंगे और ज्यादा समय तक, लेट्स से एक गाड़ी की बैटरी है, गाड़ी का अगर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा तो गाड़ी को बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। थर्ड इज क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, यानी वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके चलते हम कोल को क्लीन कर सकते हैं। कोल ट्रांसपोर्ट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोल को ट्रांसपोर्ट करने के रास्ते में बहुत पॉल्यूशन होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इंडिया के कोल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है हाई ऐश कंटेंट है। इस हाई और ऐश कंटेंट के चलते बहुत ज्यादा धुआं होता है और बर्निंग कम होता है और पॉल्यूशन ज्यादा होता है। इस हाई ऐश कंटेंट को हम कैसे हटा सकते हैं? क्या कोल को वॉश कर लें? कोल वॉशिंग खदान से निकलने के बाद, लेकिन उसमें भी बहुत पॉल्यूशन है, बहुत वाटर कंज्यूम होगा और वो जो पानी जो है वो नेचुरल वाटर बॉडीज में जाएगा, उनको भी कॉन्टामिनेट करेगा। सो हाई ऐश कंटेंट इंडिया के कोल का एक प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट चैलेंज भी एक प्रॉब्लम है जिसको हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम अनवॉश्ड कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पूरे ट्रांसपोर्ट लाइन को ये कंजेस्ट करता है और एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है। रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि वॉश्ड कोल सप्लाई टू थर्मल पावर प्लांट्स ओवर 500 किलोमीटर
टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, यानी कि हमने जो कोयला निकाला है उस कोयले को अगर उसके सोर्स डेस्टिनेशन पे, उस ओरिजिन पे ही अगर हम वॉश कर ले तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में एयर पॉल्यूशन होने के खतरे बहुत कम रहेंगे और बहुत बड़े लेवल तक हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। ये रहा। नाउ फ्लू गैस डीसल्फराइजेस एंड इमिशन प्रायोरिटाइजेशन। एक और भी टेक्नोलॉजी हम ले सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन, हाइट एंड लोकेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट स्टैक्स डिस्पर्स इमिशन वाइडली। सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट्स का जो हाइट है वो बढ़ाने की जरूरत है। यहां पे हम स्क्रबर लगा सकते हैं और इनसे निकलने वाला जो धुआं उसको डीसल्फराइज कर सकते हैं। इससे होगा क्या? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इससे होगा क्या कि इमिशन में रिडक्शन हो जाएगा। जो कोल फायर्ड पावर प्लांट से, थर्मल पावर से निकलने वाला जो धुआं है वो डीसल्फराइज यानी सल्फर मुक्त होगा और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को बचाएगा। नाउ इंपैक्ट ऑफ एफजीडी का क्या होगा, यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का इंपैक्ट क्या होगा? रेट्रोफिटिंग एफडीजी कैन रिड्यूस एफिशिएंसी, इंक्रीज कंजम्पशन एंड पोज इकोनॉमिक चैलेंजेस, लेकिन इसका कॉस्ट फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमें करना क्या है, इस तरीके से हम ये कुछ तरीके बताए हैं जिससे कोल से होने वाले पॉल्यूशन को आप कम कर सकते हैं। ना एक चीज और भी है, लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। हम लो कार्बन डेवलपमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और न्यूक्लियर पावर को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। हमें न्यूक्लियर पावर के बारे में जैसे ही हम बात करते हो हमारे सामने नागासाकी हिरोशिमा का वो बॉम्ब ब्लास्ट हमारे सामने आ जाता है। नो, दैट इज नॉट ट्रू। न्यूक्लियर पावर का पीसफुल यूज करने की हम बात कर रहे हैं। हर एक टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं और यहां पे हमें समझना होगा कि इमिशन को अगर कंट्रोल करना है और इन सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है तो न्यूक्लियर पावर इज द सेफेस्ट बेट। रही बात कि न्यूक्लियर पावर से एक्सीडेंट हो सकता है, चेरनोबिल जैसा डिजास्टर हो सकता है, तो डिजास्टर तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के थ्रू भी हुए, डिजास्टर और एक्सीडेंट बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ। बट रियलिटी हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी का यूज हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। यहां पे न्यूक्लियर पावर का यूज हम इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अभी इंडिया में एनर्जी की स्कार्सिटी है जो सबसे बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग को भी हैंडल करना है और कार्बन डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, सो इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो हमें इसमें सारा मैंने कवर किया है कि इंडिया के एनर्जी बास्केट क्या है, इंडिया के एनर्जी बास्केट में किस किस सोर्स का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। और एक बात तो तय है कि आने वाले अगले 10 सालों तक कोल विल रिमेन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। सो दिस इज फॉर टुडे। हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।